हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपनी चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर सेट 2। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और इसमें कुल 40 सवाल है जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। सेट 1 आप लोगों को मैंने पहले ही करा दिया है, साइंस का भी सेट 2 करा दिया है। दोस्तों बता दूं, आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे सर मॉडल पेपर का वीडियो बनाइए, तो और बता दूं दोस्तों ये जो मॉडल पेपर ये 2022 का है और ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए क्वेश्चन फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाएंगे कहां से? ठीक है, तो जो पिछले साल 5 सेट है उसको आप लोग जरूर कर लीजिए, काफी सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाने वाले हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहा था और इतना 40 सवाल देखिएगा तो आप लोग एग्जाम में जरूर इससे क्वेश्चन भेड़ेगा। ठीक है, से आप लोगों का सेट 1 बना दिया है और आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। सेट 2 का वीडियो, सेट 3, सेट 4, सेट 5 भी अपलोड कर देंगे। बस आप लोग कमेंट करके बोलिए, क्योंकि सेट 2 साइंस का अपलोड किया, आप लोगों ने काफी देखा, उसको बहुत बार कमेंट किया सर जिस प्रकार साइंस का बनाए बाकी सब्जेक्ट का भी बना दीजिए। तो आप लोग कमेंट करके बोलिए सब सब्जेक्ट का बना देंगे। देखिए एग्जाम का तरीका कैसा भी होना चाहिए और इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछो। ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे कहां से? यहीं से आएंगे ना। तो चलो देख लेते हैं। पहला सवाल है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? दोस्तों याद कीजिएगा, याद रख लीजिए, उस समय दोस्तों लुई 16, सही 16 तो है नहीं, इसी को बोलते हैं 16। ठीक है, तो लुई 16 का वहां शासन था। गौ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन था? तो दोस्तों द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक है इनको लिखे थे मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू 2 का ख बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है हम लोग का, यह कथन किसका है? जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। भाई साहब कैसे हैं? फ्रांस, जो फ्रांस सीखेगा तो बाकी यूरोप खांसेगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसका मतलब ये है कि जब फ्रांस में कोई भी हलचल होती है तो बाकी यूरोप में हलचल मच जाती है। तो इस कथन किसका था दोस्तों? ये इनका कथन था मेटरनिक का। ठीक है, मेटरनिक हमेशा ऐसे ऐसे कमेंट करते रहते थे। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। दैट इज ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1870, बस 1 साल का डिफरेंस है। फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो दोस्तों फ्रेडरिक सरियू एक फ्रांसीसी चित्रकार नहीं चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर गो, फ्रेडरिक सरियू तो फ्रांसीसी चित्रकार। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, इसको याद रख लीजिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए 1893। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही उत्तर है। 1893 में दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। आप लोग कमेंट करके बोलिए दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो, किसी को पता है तो। चोरी, वो भी पूछ सकता है कि एग्जाम में कि आप लोग गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए। चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? तो दोस्तों चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुई थी। 7 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब दोस्तों वहां पर एक पुलिस थाने में ठीक है क्या हुआ था, वहां पर आग लगा दी, जिंदा लोग जला दिए गए थे पुलिस थाने में। और ये घटना कहां पर हुई थी आप लोगों को पता है तो कमेंट में बोलिएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो रॉलेट एक्ट आप लोग का 1919, जी हाँ दोस्तों 1919 में ये एक्ट पारित हुआ था। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो दोस्तों वंदे मातरम जो लिया गया वो किससे लिया गया था? वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, एक बंगाली बुक था वो। ठीक है, उपन्यास तरीके से कह सकते हो, उसी में वंदे मातरम गीत लिखा गया था, उसी से लिया गया है। बापू सबके प्यारे बापू किन्हें कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी को बापू कहा जाता है। समाप्यता, अब दोस्तों भूगोल में एंट्री कर चुके हैं, हिस्ट्री कहानी खत्म है। अब हिस्ट्री के बाद भूगोल में देखेंगे। समाप्यता का आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं सर? तो एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। समाप्यता मतलब समाप्त हो जाएगा। कौन सा समाप्त होता है? जो अनवीकरणीय होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती दोस्तों वही होती है जहां पर बारिश रुकता नहीं है, मतलब जहां पहाड़ी क्षेत्र होता है। इनमें दोस्तों उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर उसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो पूर्वी तट के नदी डेल्टा का बाद जब भी आएगा तो हो जाएगा जलोढ़ मृदा। जी हाँ, डेल्टा में कौन सा मृदा रहता है? जलोढ़ मृदा ही तो रहती है, क्योंकि नदी द्वारा वही मिट्टी बहा कर लाती है। 14 नंबर सवाल देखिए, किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहते हैं? दोस्तों काली मृदा जो होती है ना, जी हाँ, ब्लैक सॉइल। 14 का ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही है। काली मृदा को रेगुर या स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन नहीं करता? तो वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन नहीं करता। मतलब जिसमें समुदाय सीधे भाग नहीं लेते हो। संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें भी समुदाय सीधे भाग लेते हैं। चिपको आंदोलन में भी लोग सीधे भाग ले लेते हैं। बीज बचाओ आंदोलन में लोगों के द्वारा किया गया, लेकिन जो वन्य जीव पशु का विहार का परिसीमन है सरकारी वाला, इसमें समुदाय भागीदारी नहीं लेता।
भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी % उपजातियां भारत में पाई जाती है? बोला कि भारत जैव विविधता से समृद्ध, बिल्कुल विविधताएं हैं। यहाँ बहुत प्रकार के पशु पक्षी जीव जानवर और मनुष्य में भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं, भाषाओं का, रंग रूप भेद धर्म का। ठीक है, विश्व में कितनी % उपजातियां भारत में पाई जाती है? तो जितनी जीव जंतु उपजातियां पाई जाती है, कितने % भारत में पाया जाता है? दोस्तों भारत में ही अकेले यहाँ पर 16 नंबर का देख लीजिए, 8% पाया जाता है भारत में। ठीक है, 8% भारत में पाया जाता है। तो 16 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ये आप लोग का लागू हुआ था 1972 ईस्वी में, यानी कि गौ नंबर 100% परम सत्य उत्तर हो जाएगा। भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर कहा किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने जी ने कहा था। तो 18 का गौ नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दामोदर घाटी नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप जिस राज्य में रहते हो, जी हाँ, हम सबका प्यारा झारखंड। ठीक है, जोहार झारखंड। 19 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो दोस्तों इससे मध्य प्रदेश प्रभावित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नदी का पानी बहता है, खेतों को बहा देता है, मतलब खेतों को डुबो देता होगा ना, ऐसा ही कुछ होता होगा, तभी प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखिए, औसत आय प्रति व्यक्ति आय जिसको बोलता है, कि गणना किस प्रकार की जाती है? दोस्तों औसत आय यानी होता है देश की कुल आय, कितना देश में आय हो रहा है, बड़े देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो देश की कुल आय बड़े देश की कुल जनसंख्या हो जाएगा, तो देश की औसत आय निकल जाएगा, यानी 21 का जो होगा क बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएंगे। अगले सवाल देखिए क्या होता है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो देशों का जो वर्गीकरण करता है दोस्तों, उसमें विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय को देखता है कि भाई साहब ये देश में प्रति व्यक्ति आय कितना है, ज़्यादा है कि कम है, तो उसी के आधार पर देश को वर्गीकृत करता है। गरीब है कि अमीर है, विकसित है कि विकासशील है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन क्या है? यहाँ पर कोयला, पेट्रोल की भूमिगत जल। तो दोस्तों 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा जल। जल जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं, और इसी के सहारे से आप लोग ऊर्जा भी प्राप्त कर सकते हो, जल ऊर्जा, जल विद्युत संयंत्र लगता है। तो 23 का गौ सही हो जाएगा। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं? तो लोगों के विकास के लक्ष्य भाई साहब अपने अलग अलग होते हैं ना, तो भिन्न और परस्पर विरोधी हो जाएंगे, ख हो जाएगा। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटे मिल के मालिक को 10 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। अब क्या करता है, मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया। अब बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग कर बिस्किट के 4 पैकेट बनाई। बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में, मतलब आप 80 रुपये में खरीद कर लाए। ठीक है, 20 रुपया प्रति पैकेट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? दोस्तों जो बिस्किट का मूल्य है ना, उसी को लिया है, क्योंकि इसमें सभी चीजें जुड़ गई है। इसमें आपको आटा का दाम भी जुड़ गया है, तेल का दाम भी जुड़ गया है, जो लेबर कॉस्ट हुआ वो भी जुड़ गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ गेहूं को लेंगे तो क्या गेहूं का दाम जुड़ा, आटा का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। उसको पिसाई का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। मेहनत का दाम जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो बिस्किट में वो सारे दाम आ जाएंगे, इसलिए बिस्किट को यहाँ पर लिया जाता है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों विनिर्माण कहाँ होता है? जी हाँ, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आता है। तो 26 का गौ सही हो जाएगा। प्राथमिक में क्या होता है? बिल्कुल जो वनस्पति होता है, वन विभाग में कुछ होता है, कृषि से संबंधित आता है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र दोस्तों सेवा क्षेत्र हो जाता है। टीचर, जैसे मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा कर रहा हूँ ना। आगे देखो 27 नंबर, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश कोई प्रावधान नहीं है। बोला अनीता क्या करता है, एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां कोई वेतन के साथ छुट्टी नहीं मिलता। अगर तुम छुट्टी लोगे तो तुम्हारा वेतन कट जाएगा। जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, वहां उसे वर्ष में कुछ दिन संवैधानिक अवकाश मिलता है। मतलब अगर तुम कुछ दिन छुट्टी भी लोगे तो तुम्हें वेतन मिलेगा उसका। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित और किसका असंगठित? बस इतना समझो। संगठित मतलब जिसमें सरकारी होता है, असंगठित मतलब वो सरकारी नहीं होता है। इसमें फिक्स होता है सब कुछ, इसमें फिक्स नहीं होता है। तो क्या है इसमें संगठित कौन है दोस्तों? ये है सीता, क्योंकि इसमें संवैतनिक अवकाश भी मिल रहा है। तो सीता हो जाएगा संगठित और अनिता हो जाएगा असंगठित। तो क ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिता हो जाएगा असंगठित और सीता संगठित। 27 का क बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 28 देखिए क्या बोल रहा है कि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य क्या होता है? समाहित होता है, पहले से ही शामिल होता है। 28 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल जैसे आप लोग देखिए बिस्कुट में क्या हुआ, आटा का दाम, गेहूं का दाम, सबका दाम जुड़ गया था। तो 28 का क हो जाएगा सही। 29 का देखो क्या बोल रहा है, 29 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। 29 का याद कर लीजिए। 29 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। 2005 ईस्वी में दिया दोस्तों। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में आया। 29 का क। नेक्स्ट 30 में भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है दोस्तों? भंडारण को दोस्तों यहाँ पर
तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया था। जी हाँ, भंडारण क्या है, भंडारण एक सेवा ही है ना जहाँ पर रखी जाती है वस्तुओं को। तो 30 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में, अब दोस्तों नागरिक में आ जाएंगे। संघीय शासन व्यवस्था में संबंध में किन निम्न में से कौन असत्य है। तो दोस्तों देखिए, संघीय क्या होता है, देश की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्र विविधताओं का सम्मान करना, विविध सरकार की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, या फिर अदालतों और संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। ठीक है, क्या बोल रहा है, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, कौन सा असत्य है। तो घ नंबर बिल्कुल असत्य दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों अदालतों और संविधान को और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार है। बेल्जियम यानी कि 31 का क्या हो गया, 31 का घ हो गया। 32 देखिए, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो ये दोस्तों 40% है। 32 का ग बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों तो श्रीलंका में दोस्तों तमिल को 1956 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया। 33 का क बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर देखिए क्या बोला है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। तो कुल 22 भाषाओं का। तो 34 का हो जाएगा घ। जी हाँ दोस्तों, 22 भाषाओं को यहाँ पर अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया। 35 नंबर देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों भारतीय संघ में राष्ट्रपति है, राज्य में उपराष्ट्रपति नहीं होता है। तो ख नंबर में ये गलत हो जाएगा, राज्य में राज्यपाल होता है। 35 का ख सही हो गया। 7 पार्टी अलायंस यानी कि SPA सप्तदलीय संगठबंधन का गठन किस देश में किया गया। तो सप्तदलीय गठबंधन ये नेपाल का एक पार्टी का नाम है 7 पार्टी अलायंस। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है। दोस्तों बोलीविया जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन दक्षिणी को जोड़कर लतीनी है। तो लतीनी अमेरिका को हमें क्लिक कर दीजिए, लतीनी है क्या है पता नहीं, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका दोस्तों और होनी चाहिए दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, आप लोगों को लतीनी का मतलब दोस्तों पता है तो कमेंट करके बोलिएगा क्या होता है लातिनी का मतलब यहाँ पर। ठीक है, बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, फेडेकोर ने किया था। 38 का क बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो 39 का जो सही हो जाए देखिए, दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दबाव समूह भाई साहब अलग है, राजनीतिक दल अलग है। राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, जबकि जो दबाव समूह होता है अपना किसी एक चीज को मनाने के लिए काम करता है। मान लीजिए कुछ गलत किया, उनको कुछ चाहिए अपना अधिकार, तो वो आंदोलन करते हैं उसके लिए। वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, जबकि चुनाव लड़ते हो। ठीक है, तो 40 नंबर सवाल देखिए क्या है, नेपाल में SP यानी 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था। दोस्तों ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, यहाँ तक जब देखे हो तो एक होमवर्क तो बनता है। कमेंट में आप लोग जरूर बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बस इस प्रकार से पढ़िए। और दोस्तों आप लोगों को इस प्रकार का और वीडियो चाहते कमेंट में बोलिएगा, मैं सारा सेट अपलोड कर दूंगा, जो एग्जाम में आप लोग काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मॉडल पर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।